एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या दिखती है? ये सब बयान से बहुत बड़े तबके इसको मोबिलाइज करने की कोशिश है। जो एमवाई समीकरण की बात होती है, उसको कैसे टैकल करेंगे? जहाँ जहाँ आरजेडी ने मुसलमान को टिकट दिया, वहाँ यादव समुदाय चुनाव जितवाना और चुनाव जीतने में फ़र्क होता है। इलेक्शन के आसपास तो गुंडे मवाली बूथ लूटते थे। तो एक दिन उन लोगों को लगा कि यार ये बात हम सोच रहे हैं कि हम ही क्यों नहीं विधानसभा पहुंच जाए, बूथ तो हम ही लूटते हैं। आरएसएस मोबिलाइज कर देती है हिंदू धर्म के उन वोटर्स को। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में सभी पार्टियां मैदान में अपनी अपनी कमर कस रही है। आखिर इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। 2 अक्टूबर को एक और पार्टी लॉन्च होगी बिहार में, जिसका नाम होगा जनसुराज। बिहार में तमाम पार्टियां हैं, एक और नई पार्टी अगर बन जाएगी तो बिहार में क्या ही सुधर जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूवर्स का वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप नौजवानों को ये आज के मीटिंग में मैंने इसलिए बुलाया था ताकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सभी आए हुए जो 1 तारीख की सभा में हमारे साथ बड़ी सभा हुई थी, उसमें मौजूद साथियों को, अपनी बहनों को थैंक यू कह सकूं, शुक्रिया अदा कर सकूं। उन्होंने जो हिम्मत अफजाई की है उसके लिए, उन्होंने जो कांधा लगाया है उसके लिए उनका तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया कर सकूं, इसीलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सर, बापू सभागार में जो मुस्लिम समाज का एक एकता मंच पर लेकर जो प्रशांत किशोर जी आए, कई लोग से हम पूछ रहे थे आपके बारे में कि आप जानते हैं इनको, तो कई लोग नहीं जान रहे थे आपको। जो बाहर के व्यूअर्स उसको क्या बताएंगे, कौन है वो वैसे अंबर जो आए हैं अब मैदान में राजनीति करने? जनसुराज की खूबसूरती यही है कि अभी सब लोग वो हैं उसमें जो लोग राजनीति में आए हैं। आपने मेरा नाम सुना हो या ना सुना हो, मैं एजुकेशन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गूगल पे मेरा नाम लिख दीजिए, अवैस अंबर। मैंने 27,000 बच्चों को गोद लेके पढ़ाने का काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो एजुकेशनल ब्लूप्रिंट है वो एक पार्ट हो सकता है जनसुराज के लिए कि भाई आप हायर एजुकेशन की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पे ये काम करेंगे तो बिहार की तरक्की होगी। तो हर इंसान अपनी स्पेशलाइजेशन को लेकर आए, जनसुराज ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़कर बिहार के नए निर्माण की तरफ अग्रसर है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 27 सालों से आप शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। 27,000 जी, 17 सालों से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का बहुत ही पिछड़ा, दलितों से भी बदतर हालात है। ऐसी क्या कमी रह गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए बिहार के गवर्नमेंट में, जो मुस्लिम समाज के बच्चे एजुकेशन से काफ़ी दूर हो गए? असल में एक कमेटी की बेंच की रिपोर्ट पर सिर्फ बात देश जानता है। 70 वर्षों में आज़ादी के बाद आज तक पूरे भारत के 28% युवा शिक्षित हैं आज भी, यानी 2024 में भी जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखिएगा तो 28%। पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था की हालत युवाओं से बिल्कुल परे है। मतलब आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी युवा जो टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट की खोज में निकलता है तो पैसे के अभाव में वो वंचित रह जाता है। सारी सरकार की नाकामयाबी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। आज भारत में 50 साल बाद भी, आज 70 साल बाद भी अगर सिर्फ 30% युवा पढ़ रहा है तो कैसे मोदी जी कहते हैं कि देश के युवा देश की ताकत हैं। मैं कहता हूँ देश के शिक्षित युवा देश की ताकत हैं, बाकी सब लायबिलिटी हैं। कौन सही है? मोदी सरकार भी तो बार बार ये दावा करती है कि मुस्लिम समाज के युवाओं बच्चों को एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देंगे तभी प्रगति हो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। मेरा सवाल है कि देश के युवा देश की ताकत हैं, ये सही है? बिल्कुल। देश के शिक्षित युवा देश के ताकत हैं। कौन शिक्षित युवा तो 70% कैपिटल है देश। तो 70% लायबिलिटी है कि नहीं, भार है कि नहीं? उसके लिए क्या प्लानिंग लेके आई है सरकार? सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है। स्किल इंडिया इसी पे लाना चाहते हैं। देश के युवा, गौर से सुनिए, जब देश का युवा स्किल्ड होगा, पंखा बनाना जानेगा, टॉर्च बनाना जानेगा, मोबाइल बनाना जानेगा, एसी बनाना जानेगा, तो वो स्किल्ड युवा देश का मजदूर होगा। ये स्किल इंडिया देश की नाकामयाबी की तरफ ले जाएगा। हमें देश को शिक्षित करना है, ना कि स्किल्ड करना है। सिर्फ हमें एक शिक्षित युवा चाहिए, स्किल्ड युवा नहीं। शिक्षित और स्किल्ड जब होगा तो एसेट बनेगा, नहीं तो मजदूर हो जाएगा। हमारा सवाल यही था, मोदी सरकार जो बात करती है कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या दिखती है? लगता है कुछ इंप्लीमेंट हुआ है सरकार? ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार कहती है। हमारे उलमाए दीन और हमारे हदीस और कुरान की रोशनी से भी
ये पता चलता है कि जो हमारे कुरान की आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इसमें दो इक़रा है, एक दुनियावी एजुकेशन को लेकर के और एक दीनी एजुकेशन को लेकर के। देयर आर टू इक़रा इन वन पैराग्राफ ऑफ इस्लाम। ये सब बयान से बहुत बड़े तबके को मोबिलाइज़ करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, ये बात पहले से कही गई है और हमेशा दौर में कही गई। ये बातें तो अच्छी हैं ही, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में अगर कोई प्रोफेशनल बुक हो तो कोई बात नहीं, ज़रूरी तो सवाल तो यही है ना कि इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। बातें करना तो बहुत आसान है सरकार के लिए, मैनिफेस्टो में जारी कर देते हैं चुनाव में। इसीलिए हम लोग देखिए, हम लोग केंद्र की राजनीति से अभी दूर हैं, हम लोग बिहार की राजनीति पर केंद्रित करें अपना ध्यान। हम पहले अपने जहाँ हैं वो साफ़ करें। जानवर से भी कुछ सीखना चाहिए कि जहाँ वो बैठता है पहले दुम हिला के साफ़ कर लेता है कि भाई ये सही जगह है कि नहीं। हम इंसान हैं, हम लोग पहले अपने इस जगह को जहाँ हमारा हक है, हम अपनी काम पे निकले हैं, हम उस पे काम करें। हम पूरे देश और दुनिया का दर्द दे के नहीं काम कर सकते। पहले हम अपना घर साफ़ करेंगे, पहले हम अपना प्रदेश साफ़ करेंगे, पहले हम अपनी गली साफ़ करेंगे, फिर देश में हम बिहार की शुरुआत अगर देश को पसंद आएगी तो हम देश की तरफ बढ़ेंगे। कई लोग ये कहते हैं, जैसे आप शिक्षा और रोजगार को लेकर बात करते हैं, प्रशांत जी बोलते हैं सभी बिहारियों को हम वापस बिहार में लाकर रोजगार देंगे। कई लोग उसके कटाक्ष में ये कहते हैं कि इतनी तो रोजगार व्यवस्था भी बिहार में नहीं है जितनी रोजगार देने की प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे बना दिए। आज पंजाब में दिल्ली से, गुड़गांव से लेकर अब चंडीगढ़ तक हालात बदल गए। हम लोगों को जब भी हम बात करते हैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने की तो कहा जाता है ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जब एक बार सरकार हमारी आ जाएगी तो हम लोग इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री लगाने की बात करेंगे। हम कई ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, कई इंडस्ट्री के लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन असुरक्षित सरकार की वजह से, जहां क्राइम ज़्यादा है, जहां इन्वेस्टर का भरोसा नहीं है, इस वजह से हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ पाई। वरना ये नीतीश कुमार तो कुछ और तर्क देते हैं, वो कहते हैं लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ रोजगार नहीं लग सकती इंडस्ट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए ना, इंडस्ट्री लगाने के लिए मैं 100 एकड़ ज़मीन देता हूँ, मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, इंडस्ट्री लगाइए। आइए मैं चंपारण में आपको 100 एकड़ ज़मीन देता हूँ, 100 एकड़ ज़मीन दूंगा, 200 एकड़ में से आधी दे दूंगा मैं आपको। मैं बोल तो रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। एक तरफ बड़ी आबादी इस बात के लिए तैयार है कि हम बिहार की तरक्की में अपना योगदान देंगे, लेकिन सरकार की अप्रोच बिल्कुल गलत दिशा में है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें हैं कि ऐसा कोई वजह नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सके। मुझे नहीं लगता। कई चीनी मिल को खोलने का वादा हुआ था, वो कहते कि हम अगला चाय तभी पियेंगे जब ये चीनी मिल का चीनी होगा। तो वो तो कितना बार चाय पी ली है, शुगर फ्री है ना। क्या कर रहे हैं वो, शुगर फ्री चाय पी रहे हैं। सर, बिहार को लेकर जो एमवाई समीकरण की बात होती है उसको कैसे टैकल करेंगे इस चुनाव में? देखिए, एमवाई समीकरण हुआ करता था, अब वाईएम समीकरण है। वाईएम समीकरण इसको बोलते हैं कि पहले जब मुसलमान वोट बैंक को देखेंगे आप, तो कभी भी वो किसी भी यादव के इलेक्शन कैंपेन में मुसलमान इसलिए उनके साथ आ जाता था क्योंकि हम बीजेपी वोट बैंक के साथ नहीं जाना चाहते थे, बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते थे। हम उनके साथ सेकुलर विज़न के साथ जाते थे। लेकिन इन 20 साल 25 सालों में ये पाया गया कि जहाँ जहाँ आरजेडी ने मुसलमान को टिकट दिया, वहाँ यादव समुदाय बीजेपी के साथ स्वैप कर गया। इसी समीकरण को इस तरीके से देखा जाता है कि ये वाईएम समीकरण है, यानी जब आप खड़े होइए तो हम वोट नहीं देंगे। ये यादव समुदाय की तरफ से कहा गया। और इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ ऐसे देखा गया कि 216 विधानसभा, जहाँ मेरा विधानसभा है, उसमें 40 साल में एमवाई समीकरण पर 35 साल तक आरजेडी का विधायक बनता रहा, परंतु सिंगल टाइम 40 साल में कभी मुस्लिम कोई विधायक वहाँ से खड़ा नहीं हुआ, जबकि हमारे विधानसभा में आरजेडी वोट बैंक हमसे 1000 कम है। तो हम कभी दिखे क्यों नहीं? इसका मतलब कि वाईएम समीकरण है, हमारा आरजेडी से जो समीकरण है वो टूट चुका है। मतलब आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज को बस वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया आरजेडी के लिए? बिल्कुल, 35-40 साल तक हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया है बुरी तरह से। जब से प्रशांत जी मुखर होकर बोलने लगे हैं, तब तो मुस्लिम समाज को वहाँ भी जगह मिलने लगी है राजद में। हाँ, इसके लिए आरजेडी के सभी नेताओं को चिट्ठी लिखकर
प्रशांत किशोर जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम मैसेज तो करना ही चाहिए। कितने परसेंट मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देगी जनसुराज? हमारा जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी वाले प्रोग्राम हैं हमारे, चाहे वो इंटरनल इलेक्शन में हो, चाहे इंटरनल कोई पार्टी के समीकरण में हो, चाहे कोई एक हमारा विंग्स बन रहा हो, उसमें भी हम उतना उसी प्रकार बनाते हैं। और जब हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो 18% हम अपनी आबादी को 42 सीटों पर इलेक्शन में देख सकते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं, लग रहा है अगर जदयू और राजद का गठबंधन अगर बिहार में हो जाए तो आपके लिए रास्ता मुश्किल हो जाए? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी और अगर जेडीयू का गठबंधन हो जाए तो हमारी जीत और पक्की हो जाएगी। हम तो रोज़ प्रार्थना करेंगे कि या अल्लाह इन लोग दोनों एक हो जाए, तो हम ये बताने में और सफल हो जाएंगे मुसलमान वोट बैंक को कि आप देखें ना, जो बात हम कह रहे थे, ये लोग अब एक साथ इलेक्शन लड़ेगा और आपका जब वोट इनको मिल जाएगा तो फिर हमारे चचा फिर बीजेपी में आकर अपना वोट बैंक समेट करके अब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो यही होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है और ये भी कोई शक नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर हम पूरी सरकार बनाने में सफल होते हैं तो इन फ्यूचर आरजेडी क्या करेगी उसका, चूंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद फिर उनको कभी मौका नहीं मिलने वाला है बिहार में कभी सत्ता पर बैठने का, तो वो हाशिए पे पहुंच चुकी है पार्टी। कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर पहले चुनाव जितवाने में भागीदारी निभाते थे, चुनाव जितवाना और चुनाव जीतने में फ़र्क होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको इसको ऐसे देखता हूँ कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में पूरे भारत में काम करते थे और उन्होंने कई पार्टियों को केंद्र में और राज्य में जिताने का काम किया। और एक दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि हम जिस पार्टियों पर हाथ रख देते हैं, जिनको हमारा आइडिया हम देते हैं, वो सरकार बना लेती है। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इस बार बिहार की जनता का हाथ थामें और हम बिहार की जनता की जन स्वराज बनाएं, जनता का राज बनाएं। और आज भी प्रशांत किशोर उसी भूमिका में हैं जिस भूमिका में थे। आज भी प्रशांत किशोर जी सूत्रधार नेता के रूप में हैं। इस पार्टी के वो ना प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं, ना चीफ मिनिस्टर चेहरा होने वाले हैं, दोनों उन्होंने एलानिया तौर से करा है। तो ऐसा बिहार में पहले और भी होता रहा है। पहले के लोग जब देखिएगा आप 90 के इलेक्शन के आसपास, तो गुंडे मवाली बूथ लूटते थे। वो होता ये था कि वो बूथ लूटते थे और सरकार बनाते थे। एक दिन उन लोगों को लगा कि यार ये बात हम सोच रहे हैं कि हम ही क्यों नहीं विधानसभा पहुंच जाए, बूथ तो हम ही लूटते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को वहाँ पे विधानसभा पहुँचाने में बूथ लूट लाट के ये पहुँचाने का काम किया। बिल्कुल ऐसे ही प्रशांत जी को लगा कि हम जब इस फॉर्मूले को देखते हैं कि जब हम किसी को हाथ दे रहे हैं अपना, वो सरकार बना ले रहा है, तो क्यों नहीं हम भी एक बार बिहार की जनता को अपना हाथ दे के बिहार की जनता का जनस्वराज बना ले। तो फिर आरोप भी लगेगा इस पे कि इतनी जो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 243 में 243, या तो अर्श पे या फर्श पे, तो ईवीएम से कोई सेटिंग तो नहीं चल रहा? नहीं, हम इसलिए 243 बोल रहे हैं ताकि जो आप अभी पूछ रहे थे कि वो बीजेपी के साथ, जो अभी सवाल पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कि बीजेपी के साथ कोई ऐसा साठगांठ तो नहीं है, तो ये जनता को खुला पैगाम मिल जाए कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं हैं। और पूरे 243 में जहां बीजेपी अपना विधानसभा में कोई इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, जनस्वराज उसके खिलाफ अभियान चलाएगा। तो जब हम बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट अपना उतारेंगे तो जाहिर है कि हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा। जो पार्टियां किसी से कोलैबोरेशन करके गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगी, ये इल्ज़ाम उन पे लगाया जाता है। जो आदमी 243 सीट पर इलेक्शन लड़े, उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगता। बाहर की जनता को ये पता नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूछ रहे थे। हम ये पूछ रहे थे कि भाजपा से आपकी सीधी लड़ाई है, कहते हैं आरजेडी में तो लड़ाई में भी नहीं है, और भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है, तो आरएसएस से कैसे लड़ेगी जनसुराज? जनसुराज आरएसएस से अपनी काबिलियत पे लड़ेगी। जनसुराज अगर आप देखेंगे, आरएसएस के पास अपना एक 35% वोट बैंक है, हम मानते हैं इस बात को। आरएसएस मोबिलाइज कर देती है हिंदू धर्म के उन वोटर्स को जो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 65% ऐसा इंसान है जो बीजेपी को वोट नहीं देता है। हम उन्हीं का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जो युवा शिक्षा की राजनीति करता है, जो युवा रोज़गार की बात करता है,
जो युवा हिंदू मुस्लिम से उठकर डेवलपमेंट की बात करता है। इस 35% वोट बैंक के आने से ये साफ पता चलता है कि 65% वोट बैंक उस विचारधारा का नहीं है, और हम उसी विचारधारा का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि हम 243 में इलेक्शन लड़ेंगे और बिना किसी गठबंधन के अपनी सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। कई लोग ये कहते हैं प्रशांत किशोर जी ने राजनीति को बहुत महंगा बना दिए हैं, इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, एक तो बताते नहीं है पैसा आ कहाँ से रहा है, और दूसरा पूरे पैसे का खेल राजनीति को बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे का खेल तब होता जब नोट बांटे जाते। आप एक बात बताइए, कहाँ है, बहुत कम पैसे खर्चे हो रहे हैं। अगर आप देखें, अगर पर डे 2 करोड़ खर्च हो रहा है तो 30 दिन में 60 करोड़ हुआ, बस 60 ही करोड़ हुआ ना। अब एक बात बताइए, जिस इंसान ने 10 साल तक फीस ली हो 200 करोड़, तो उसके पास कम से कम कितना हो गया? 200 करोड़ के हिसाब से 2000 करोड़ तो है। 2000 करोड़ तो उस कंपनी ने काम किया था। अगर उसका 1000 करोड़ भी लेकर वो आए हैं तो भी 8 महीना बहुत इत्मीनान से हम लोग चलेंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके साथ साथ जो 10 जगहों पे उन्होंने सरकार बनवाई, जब सरकार बन रही थी तो कई फाइनेंसर्स उन पार्टियों को फंड करते थे। तो जब प्रमुखता से वहाँ प्रशांत किशोर जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वो उनके संपर्क में आए। तो जो इंसान 10 राज्यों में सरकार बनाने में अपना कांधा लगा चुका हो, उसके साथ वो फाइनेंसर्स होंगे कि नहीं? उन्हीं फाइनेंसर्स को से हमें, और एक बात और भी इम्पोर्टेंट उन्होंने दी है जो आपको न्यूज़ बनाना चाहिए, कि वो सभी पैसे चेक के द्वारा लिए जा रहे हैं, वाइट मनी में, ताकि ये बताने में आसानी हो कि ये पैसे किसने दिए, कहाँ दिए और कब दिए। अगर ये ब्लैक मनी का खेल तो नहीं है। यानी स्वच्छता के साथ हम पैसे को भी प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं, बिहार के युवा पीढ़ी जो पहली बार वोटर होंगे, तो उसको क्या मैसेज देंगे? मैं बोलूँगा, उठो मेरे युवाओं, अब बिहार का 2025 का बिहार बन रहा है, तैयार हो रहा है बदलाव के साथ, रोजगार के साथ, नई शिक्षा व्यवस्था के साथ, नए रोड मैप के साथ, नए ब्लूप्रिंट के साथ, नए इंडस्ट्री की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ। अब आप जहाँ भी हो बैठे हुए अपनी उंगलियां दबाओ, जहाँ भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। अगर तुम्हें एक ऐसा बिहार बना के दिया जाए जहाँ तुम अपने माँ बहनों के साथ रोज़ा खोल सको, अपने माँ बहनों के साथ छठ मना सको, उनकी चंगेरी उठा सको, तो आओ नया मिलकर बिहार बनाते हैं। तो आप सुन रहे थे ओवैसी अंबर जी को, जो शिक्षा के लिए तो बहुत काम कर चुके हैं, अब बिहार को बदलने की सपने लेकर बिहार आए। आप जन स्वराज को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।